नमस्कार। आज हम एक आम नागरिक की हैसियत से कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक ज़माना होता था जब पत्रकारिता में बड़ा सधा हुआ व्यू दर्शक के सामने रखा जाता था और वो स्वयं फैसला करता था क्या गलत है क्या ठीक है। आज हालत ये हो गई है कि पत्रकार पहले से ही हरियाणवी में कहें तो रुके मारता हुआ आता है और ये पूछने की जरूरत नहीं होती है किसका समर्थन है, वो एक ही तरफ की बात बताता है। और यही कारण है कि उस पर से विश्वास उठता जा रहा है। और हमारी पीढ़ी के बहुत सारे लोगों ने तो टीवी देखना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है कि वो दोनों पक्ष रखते ही नहीं, किसी एक पक्ष का गुणगान करते हैं और उससे इरिटेशन होती है, क्योंकि सब ना तो सारे राजनीतिक दल ठीक हैं और ना ही सारी विचारधारा ठीक है। किसी का किसी से मेल खाता है, किसी का किसी से मेल खाता है। और जब पत्रकार या मीडिया हमारा इस तरह से पीछे हट जाता है तो मैं समझता हूँ एक शिक्षक का भी ये दायित्व होता है कि वो भी समाज को दिखाए कि क्या चल रहा है हमारे समाज में। अभी लोकसभा का गठन होने वाला है तो उसमें बतौर शिक्षक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा प्रोफेसर काद्यान से, रणवीर काद्यान। अभी अभी रिटायर हुए हैं, प्राचार्य थे गवर्नमेंट को सर्विस में। मैं भी गवर्नमेंट में था तो दोनों राजपत्रित अधिकारी होने की वजह से शायद सर्विस के दौरान तो नहीं बोल पाए। अब हमें पूरी आज़ादी है, हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ये मैं पहले बता दूं कि हमारे ऊपर कोई ठप्पा लगाने की कोशिश बेशक ना करें आप। ना हम भाजपाई हैं, ना कांग्रेसी हैं, ना कम्युनिस्ट हैं। हम समाज के उस वर्ग से संबंधित हैं जो युवाओं के लिए खास तौर पर चिंतित रहता है, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। मुझे 2-3 बातें आपसे कहनी है, उसके बाद हम काद्यान साहब से विचार विमर्श करेंगे, विशेष तौर पर हरियाणा के बारे में। ऐसा पहली बार हो रहा है शायद कि इतने कम अंतराल के बाद हमारे विधानसभा के भी चुनाव होंगे और हर एमएलए अपने जुगाड़ में प्रचार करेगा ताकि उसे आगे पार्टी का टिकट मिल जाए। एक बड़ी घटना मुझे ये भी दिखाई देती है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 चुनावों के बीच में, जो पिछला अपना 2019 का जो चुनाव था उसके बाद 13 महीने तक एक आंदोलन किसानों ने चलाया जिसकी सरकार ने अनदेखी की। उसका असर भी आप देख रहे हैं इस पर आ रहा है। पिछले चुनाव में इस तरह का कोई विशेष आंदोलन पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ जो इतना लंबा हो, उसका भी असर दिख रहा है। एक मुझे विशेष बात ये दिखाई देती है, हालांकि राजनेताओं को अगर जेल होती रहे तो समटाइम्स अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे सिस्टम में सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री जेल के अंदर और वो भी चुनाव के समय रहना, ये भी एक अलग तरह की बात थी। तो इन सब मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे बिना किसी पक्षपात के। और मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं, हमारा किसी राजनीति से या किसी राजनेता से न कोई लगाव है, न कोई दुश्मनी है। हम तो ये चाहते हैं कि आम आदमी हमारी बात से कोई अर्थ निकाले और सोच समझ कर वोट दे, सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह की बात ना करें। तो काद्यान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब हम दोनों प्रोफेसर थे तो अक्सर खाली समय में बैठकर बातचीत करते थे तो मुझे हर बार ये लगता था कि भाई रणवीर जी का इतना ज़्यादा अध्ययन किस तरह से ये कर लेते हैं। तो वो मैं जानना चाहता था आपसे। और हम किसी विशेष पार्टी की बजाय एक एक सीट का जिक्र करेंगे कि भाई उनमें हमें क्या दिखाई देता है। हमारी तरफ से कोई जीते कोई हारे, पर हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लोकप्रिय सरकार बने। बस इतना सा करने के लिए हम चाहते हैं कि आपके विचार जो है सबको पता चले और निष्पक्ष विचार हो। ये फैसला तो दर्शक करेगा कि वोट किसको देनी है, हमें राय देने का कोई अधिकार नहीं। आपका स्वागत है। तो आप, क्योंकि अपना जो पहला जो संसदीय, मुझे लगता है रोचकता के हिसाब से भी रोहतक की टॉप पे है, पॉलिटिकल राजधानी कह लो, पॉलिटिकल कैपिटल कह लो इसको। सारा जो है ना हवा का रुख रोहतक से ही चलता है। तो आप रोहतक के बारे में बताएं कि लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हो, क्या आंकलन है आपका इस लोकसभा में? सर, ये जो इलेक्शन अभी 25 तारीख को होने जा रहा है, इसमें मुख्य प्रतिद्वंद्वी तो वही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस के दीपेंद्र जी हैं और भाजपा के अरविंद शर्मा जी हैं। पिछली बार अरविंद शर्मा जी को खूब बढ़ चढ़ के वोट मिली और रिजल्ट ये आया कि वो कुछ वोटों से जीत भी गए। और लोगों ने दीपेंद्र
जी के किए हुए कामों को इग्नोर करके उनको बड़े लाड और प्यार से सांसद बनाया अरविंद शर्मा जी को। इस आशा के साथ उन्होंने उसको वोट दी कि भाई सेंटर में राज बीजेपी की संभावना ज़्यादा थी और ये 5 साल सेंटर में भी होगा और स्टेट में भी यदि होगा तो ज़्यादा काम करा हाँ, मतदाता ये सोचता ही है कि भाई उसी पार्टी की ये सरकार- दीपेंद्र से भी शायद कहीं आगे निकल जाए। लेकिन रिजल्ट अभी जनता के सामने है। 5 साल तक हमारे अरविंद शर्मा जी अपना जो करना चाह रहे थे वो काम भी नहीं कर पाए। कोई गिनाने के लिए बड़ा कार्य इस लोकसभा क्षेत्र में एक भी नहीं करा पाए वो। मुझे लगता है कि एक जलसे में इन्होंने अपनी पार्टी के विधायक के नेता का नाम किसी लिया नेता के था। नाम लिया था, मुख्यमंत्री जी भी वहीं मौजूद थे, तो इससे एक मैसेज था वो भी मेरे ख्याल से कि भाई छटपटा गए। और वो छटपटाहट थी उनकी और वो ये अंदर से ये भावना प्रतीत हुई थी कि भाई इनको कोई रोक रहा है काम करने कम से कम काम करने की इच्छा थी जो लोगों को इच्छा वोट मिली थी वो भी पूरी नहीं होने दी। और यहाँ तक भी सुना जा रहा है कि उन डीसी और एसपी लेवल के भी फोन अटेंड नहीं किए जाते थे वो भी कि हाँ किसी के दबाव के कारण। तो ऐसा हुआ तो उसमें अब सीन ये बनता है फिर कि भी लोगों ने देखा कि राज भी था सेंटर में भी और स्टेट में भी और फिर भी ये काम नहीं करा पाए। तो अब पिछले काम भी याद आएंगे दीपेंद्र के और ये अब प्रेजेंट सिचुएशन की कंपैरिजन भी चलेगी कि भाई अरविंद शर्मा जी इनसे आगे निकले। देखो जो मुझे लगता है जो सांसद होता है उसका आंकलन करना तो कोई बड़ी बात नहीं, सबको करना ही चाहिए, करते ही हैं और लोग करेंगे भी। और कुछ लोग पता नहीं क्यों कह देते हैं ए कास्ट बी कास्ट का वर्गीकरण, मैं नहीं मानता ऐसा कोई। ये तो छोटी बातें हैं, कम से कम वो इसलिए नहीं मानता सर, यहाँ 18 लाख वोट हैं जिसमें वर्ग की जैसे कुछ लोग बात करते हैं उसमें तो दीपेंद्र जिस वर्ग से संबंध रखता है तो उसकी 7 लाख ही है, बाकी 11 लाख है। तो 11 और 7 का डिफरेंस तो साफ दिखता है, फिर कौन आएगा। पुराने जमाने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, पिछली बार जाति-पाति बराबर थी और उससे पहले 4 लाख से भी दीपेंद्र जीते थे यहाँ से। और अब आने वाले इलेक्शन में भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के अकॉर्डिंग देखेंगे भी क्या हमारी पूरी हो रही है पिछले 10 साल में। हमारी आजीविका से हम महंगाई को मात दे पाते हैं नहीं दे पाते, या महंगाई हमें मार रही है। हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, खासकर हाईली क्वालिफाइड जो बच्चे हैं वो पिछले 10 साल से बेरोजगार हैं। तो अब वो सत्ता का मोह भंग कहें या एंटी इनकम्बेंसी कहें, वो फैक्टर 10 साल के बाद पूरी चरम सीमा पे है। देखो एक हताशा तो आती है, लोगों में एक्सपेक्टेशन होती हैं। सरकार भले ही एक ही है, एक ही है, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं भाई अगर हमने जिताया है, हमने वोट दिए हैं तो हमारे काम भी होने चाहिए। अपेक्षा जरूर करते हैं सर, अपेक्षा में जो खरा नहीं उतरता उसको फिर नेक्स्ट टाइम उतना पड़ता है। और जनता का आक्रोश तो देखो, पीछे दीपेंद्र जी जिनका आप कह रहे हो बहुत सारे काम करवाए थे, उनको जब हरा सकते हैं इग्नोर कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? पलड़ा इन्हीं बातों से, जो दीपेंद्र के किए हुए कामों से और उनकी सरल स्वभाव की जो बात है, उनकी जो छवि है, वो एक ऐसी लोगों में अपनापन सा उसमें दिखने लगा है दोबारा से। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिल रहे हैं हमें, जैसे मैंने कई लोगों से बात करी है, तो ये कहते हैं कि लास्ट टाइम हमने वोट नहीं दी, अब हमें उसका पश्चाताप है और अब अपने उस गलती को सुधारेंगे, ऐसा भी देखने में आया है। तो आपको लगता है यहाँ दीपेंद्र जी शर्मा जी से थोड़ा अपर है? बाकी तो भाई लोगों की मर्जी होती है, वो तो कहीं भी कुछ करे। दूसरी सीट आप कौन सी, क्योंकि हम ये जीत हार की बजाय हम वैसे आंकलन करें कि भाई किसने क्या किया, दूसरी सीट आप कौन सी बताना चाहेंगे? सोनीपत? और दूसरी सीट जैसे सोनीपत है, रोहतक के साथ लगता क्षेत्र है, सोनीपत में कौन है प्रत्याशी? एक तो कोई ब्रह्मचारी जी वहाँ हैं, तो एक तो सतपाल ब्रह्मचारी जी जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं अब, और एक हैं मोहनलाल बरौली जी। अच्छा जी, वो बीजेपी के हैं। ये तो दोनों नए हो गए ना? दोनों नए चेहरे हैं। एक विधायक है शायद, बरौली विधायक भी हैं और वो विधायक नहीं हैं। पर पिछली बार तो भूपेंद्र जी यहाँ तो दाम है इनके ससुराल है शायद सोनीपत में इनकी। पिछली बार भूपेंद्र जी को लगभग 1.5 लाख से हार का सामना करना पड़ा था। और कुछ लोग अब भी ये कह देते हैं कि पिछली बार जब भूपेंद्र जी हार गए तो अब की बार ऐसा क्या कर पाएंगे। ये इलेक्शन टू इलेक्शन सब सिचुएशन बदल जाती है। ये भी तो है ना, वहाँ का जो सांसद था जवाबदेही तो है नहीं। हाँ हाँ, तो नया है, वो विधायक है, उसी हल्के का है विधायक, मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उनका हल्का। अब यदि बीजेपी की बात करें तो उनका
उनका एक अपना एमपी था 2 बार का जीता हुआ। यदि वो जनता के मापदंडों पे खरा उतरा होता तो बीजेपी को उसको बदलने की जरूरत ही नहीं होती। ये बात भी कुछ हद तक ठीक है। उन्होंने ये लगा होगा, श्योर एंड सर्टेन है ये बात कि ये तो हार जाएगा, तभी तो सीट बदली है। और तीसरी बार तो उल्टा मजबूती होनी चाहिए थी। मुझे याद आता है रणबीर कादियान जी का, जो कितनी बार 6 या 7 बार बने। एक मजबूत स्थिति का देखो फर्क तो पड़ता है। 2 बार एमपी आप उसी से रहे तो तीसरी बार किसी हल्के में एमपी या एमएलए 2 बार जीत जाता है तो लोग ये कहने लग जाते हैं तीसरी बार भी शायद यही जीतेंगे। उसका एक प्लस पॉइंट होता है अगर उसका व्यवहार ठीक हो, बशर्ते वो अपने जनता के जो अपनी आशाएं होती हैं उन पे खड़ा होता है। तो बीजेपी वहां पर एक स्टेप डाउन तो ये कर चुकी कि अपने 2 बार सांसद को भेज दिया। हार का डर था या कोई और डर था उनको ही पता नहीं। चलो नया चेहरा ले आए, उनका भी एज ए एमएलए उसी हल्के में उसी क्षेत्र में बिलोंग करता है उनका अपना हल्का, वो अपनी लीडरशिप से ऐसा कोई चमत्कारी काम नहीं कर पाए जो लोग जिसको याद करें। उल्टा ये भी तो कह सकते हैं, पर ऐसा कह देने से कांग्रेस तो नहीं जीत जाती। उनका भी तो नया ही है, इसने भी तो कुछ नहीं कर रखा। केवल इस बात से तो कांग्रेस का अपहरण नहीं हो सकता कि भाई वो ज्यादा काम नहीं करा पाए, लेकिन ये मापदंड जरूर है क्या वो एक डायनेमिक लीडर हैं क्या बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं बड़ौनी जी आज के दिन। मतलब क्या नया उनमें क्या विशेषता है? कोई खास विशेषता उसमें ऐसी नजर नहीं आती। और यहाँ ये जो रीजन है इसमें जो कांग्रेस पार्टी है आज के दिन उसका अपना जो भी वोट बैंक है, इस रीजन में उस वोट बैंक में विद द हेल्प ऑफ भूपेंद्र हुड्डा जी एक नया फैक्टर ऐड होके एक नया वोट बैंक उसके नाम का भी जुड़ जाता है। अब फिर सवाल करते हैं लोग कि पिछली बार कैसे नहीं जीत पाए, तो पिछला इलेक्शन तो सर वो था राष्ट्रवाद के नाम। हमारे देश में कई बार इलेक्शन राष्ट्रवाद के नाम होते हैं। तो देश का तो देखो सबके जज्बा तो है, कई बार होता है। हमारे देश में ये विडंबना है कि इंडिविजुअल जो आदमी है उसमें राष्ट्रीयता की भावना जो बहुत कम है। राष्ट्रीयता की भावना इंडिविजुअल में कम है, लेकिन जब राष्ट्र के नाम कोई बात आती है ना तब सारे उस राष्ट्र भावना में बह जाते हैं। बहुत बार हुआ है ऐसा बहुत बार हुआ है। और मैं आपको ये बताऊं 72 में जैसे इंदिरा गांधी जी भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हासिल की, आयरन लेडी कहलाए, और उसके तुरंत बाद इलेक्शन जो था उसमें उनको बहुत ज्यादा वोट मिली, जनता का राष्ट्रवाद आया। और उस राष्ट्रवाद में 5 साल लोगों ने राज देखा, वो खरी नहीं उतरी। तो 77 का जो इलेक्शन आया जस्ट आफ्टर दैट वो उन्होंने डिफीट पर क्या था। उसमें एक बात है 77 पे आप राष्ट्रवाद के साथ साथ बीच में इमरजेंसी भी एक बड़ा भारी फैक्टर था। मैं वही कह रहा हूँ सर, राष्ट्रवाद 72 में था और 77 में वो सारी बातें एकदम विपरीत हो गई। उसने इमरजेंसी लगानी पड़ी हालात को अपने को काबू करने के लिए। मतलब पहले से दिखने लग गया। परिणाम यह हुआ कि उसने हालात सुधरने के बजाय हालात और ज्यादा बिगड़े उस पार्टी के, डिफीट हुई 77 में। और एक देख लो 84 में जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ, वो शहीद हुए प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, तो फिर अगला ही जो इलेक्शन आया 84 में उनकी डेथ के बाद, तो उसमें बहुत ज्यादा वोट मिली। सहानुभूति की लहर थी, वो भी एक राष्ट्रवादी था हमारे एक तरह से। देश पे कुर्बान हो लेकिन सिर्फ 89 आते ही फिर वही हो उसी सत्ता को फिर बेदखल किया। वही मतलब लोगों में ये तो बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अच्छे नेता थे जिनके ऊपर डायरेक्ट कोई कभी कोई भ्रष्टाचार या कुछ ऐसा बहुत ही नेक इंसान या किसी तरह का रही उनकी तो ऐसा कोई उन पर लांछन नहीं है। और मैं भी उनको एक अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूँ। वो 99 में कारगिल युद्ध जीता उन्होंने, बड़ी अच्छी वोट मिली, उसके बाद राज सत्ता मिली उनको। लेकिन 5 साल के बाद वो राष्ट्रवाद भी खत्म और वो खड़े नहीं उतरे जितना जनता चाहती थी। 2004 में उनको भी डिफीट। अब आ जाए लेटेस्ट पोजीशन में 19 में बालाकोट हमला जो पुलवामा के बाद हुआ, उसमें लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना में बहुत ज्यादा वोट दी। जितनी वोट इन्होंने डिमांड की थी उनसे भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट मिली। खूब सारी वोट मिली। सोनीपत भी उसी पॉइंट पर है, उसमें भी वोट मिली। लेकिन अब जो इलेक्शन है ये है बिल्कुल खरा उतरने का। क्या वो खरे उतरे इन 5 सालों में जिस ढंग से लोगों ने वोट दी? और यदि वो उस पर खरे नहीं उतरे तो वो लोग उनको सत्ता से
बेदखल भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये फैक्टर अब 10 साल का जो एंटी इनकमेंसी जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, अब तकरीबन आप बता ही रहे हो, 3 एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है। और जब भी सरकार 10 साल तक रहती है तो उसके बाद लोग पीछे मुड़कर तो देखते हैं भाई 15 साल क्यों दे दिए जाएंगे, इसका उत्तर तो उनके पास होना ही चाहिए। 5 से 10 देते हैं तब यूँ सोचते हैं, चलो 5 में ना हो 10 में हो जाएगा काम। हाँ, जो अच्छे काम हुए वो और कुछ और जिस होंगे। बच्चे का, जिस परिवार का 10 साल में भी एक पार्टी से कुछ भी नहीं हो पाया, जैसे बहुत अच्छे बच्चे अपने बेरोजगार घूमते हैं, सभी कैटेगरी के हैं, इवन रिजर्व कैटेगरी के बच्चे भी PhD किए हुए घूम रहे हैं, मास्टर डिग्री घूम, और उनको पिछले 10 साल से जॉब नहीं मिली, तो उनके सामने अब कास्ट थोड़ी, उनके सामने तो बेरोजगारी है। पेट का सवाल है भाई। अब कुछ लोग कह देते हैं ये कास्ट फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है, बेरोजगारी के आगे और महंगाई के आगे कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। मुझे तो सबसे बुरा तब लगता है जब पार्टियां आंकड़ों पे लड़ती हैं। एक विपक्ष है, जैसे वो लांछन लगाता है कि भाई हरियाणा जो है बेरोजगारी में 1 नंबर पर आ गया, उधर से जो पक्ष है वो कहता नहीं ये आंकड़े ही गलत है। जबकि आप किसी भी गांव में जाकर देखो, हम ये नहीं कहते पहले बेरोजगारी नहीं थी, पहले भी थी, और अब तो पिछले 5-4 साल से तो इतनी बुरी हालत है कि क्वालिफाइड बच्चे, मेरे पास बच्चे आकर बात करते हैं कि सर मैं 7 साल से SSC की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई 3 साल में ग्रेजुएट हो गया तो कब तक करेगा, किसी वैकेंसी आधे नंबर से रह गए, उससे रह गए। तो देखिए ये तो आप सही कह रहे हैं, सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए हैं ये। दूसरा इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये भी है सर कि भाई पेपर आउट हो गए, एक बच्चा सारे साल मेहनत करता है, उसका परिवार भी वेट कर रहा है कि काम तो हमारा चल नहीं रहा है, लेकिन ये बेटा जो है ना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, खूब अच्छी, और ये ब्रिलियंट भी है, और ये क्रैक कर जाएगा इस एग्जाम को। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, तो पेपर लीक हो गया तो कैंसिल कर दिया गया, फिर 2 साल 1 साल के बाद होगा, फिर कैंसिल हो जाता है। बहुत गैर जिम्मेदार। तो इस हालात में जनता जो है एकदम सत्ता से मोह भंग होने में कोई भी हो सकता था, कोई भी सकता है। और ये बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं देश में, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, तो भी यदि वो जनता के लिए पूर्ण रूप से खड़े नहीं उतरे तो जनता ने उनको देखिए समय के साथ जागरूकता भी आती कदम सब, अब पुराने वाला जमाना नहीं रहा कि ऐसे ही जाति पाति या कोई धर्म का मुद्दा उठा के हम आगे चल पड़े। तो ये बात थी आपकी सोनीपत की। आगे आप क्या बताना चाहेंगे? अब आगे जैसे सिरसा है, सिरसा में भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसमें शैलजा जी कांग्रेस की कैंडिडेट हैं और अशोक तंवर जी बीजेपी के हैं। अब वहाँ बीजेपी ने पता नहीं क्या सोच के तंवर जी को कैंडिडेट बनाया है, जिसने पिछले 6 साल की ड्यूरेशन में 3-4 पार्टियां, चौथी पार्टी में है मेरे ख्याल से। और उसकी खास बात क्या है, जिस पार्टी में उसके कुछ दिन गीत गाएगा, फिर उसी पार्टी से मोह भंग हो जाएगा, फिर दूसरी पार्टी में चला जाएगा, दूसरी की बुराई करने लग जाएगा, पहले वाली की बुराई करने लग जाएगा, धीरे धीरे सभी की बुराई कर चुके हैं। तंवर जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे ना, प्रदेश के अध्यक्ष यहीं से चले थे, 2019 से पहले यही थे। उसके बाद मेरे ख्याल से तैमूर कांग्रेस या कहाँ गए थे पता नहीं, तो उसके बाद फिर इधर आप में वेव जो विचारधारा होती है किसी इंसान की स्टेबल नहीं है। लोग ये मानते हैं कि भाई ये बीजेपी में आज है, कल पता नहीं कहाँ होगा, तो क्रेडिबिलिटी का उसको बहुत जो है ना अभाव है। पर शैलजा जी ने कौन सा तीरबार रखा, वो भी तो सिरसा से भी रह चुकी है मेरे ख्याल में 3-4 बार, और यहाँ से उसने भी अपना रीजन चेंज किया है, जैसे सिरसा से भी MP बने थे एक बार, फिर उधर चले गए, अम्बाड़ा चले गए। तो असली यहाँ कंपैरिजन दोनों का फिर ये निकल के आता है सर कि भाई 2 पार्टियां हैं मुख्य, तीसरी का वहाँ किसी का कोई वजूद नहीं है, 2 में से इनमें से कौन बेटर हो सकता है भविष्य के, चॉइस तो फिर तीसरी तो है नहीं। अब वो जो अशोक जी हैं आज के दिन एक तो उस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं जो 10 साल राज कर ली, शैलजा उस पार्टी से बिलोंग कर रही है जो 10 साल से लोगों की समस्याएं उठा रही है, लेकिन उनके पास सत्ता नहीं है। तो ये जो महंगाई और बेरोजगारी और आजीविका से काम नहीं चलना, और हाईली एजुकेटेड बच्चे जो वेट कर रहे हैं कब हमें जॉब मिलेगी, इन बातों के सामने केवल राज जो सत्ता आज के दिन है उसके खिलाफ एटमॉस्फेयर बन के आता है। मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं। और वो जो बड़े फैक्टर हैं 2 इस हरियाणा अपने स्टेट के, कि किसान आंदोलन में इस सरकार ने उनके साथ क्या किया था, कैसे कानून थे जो वापस लेने पड़े, या फिर हमारे रेसलर्स थे उनके साथ क्या किया। सरकार भी तो नहीं इतनी चीजें हैं, महिलाओं की बात भी कर लें, आप युवाओं के अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बात कर लें,
कहीं से भी देखते हैं तो फैक्ट्री निकल के आता है सीन में कि भी बीजेपी को अब ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और कैंडिडेट यदि उसके डायनेमिक नहीं है तो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तंवर जी ऐसे कैंडिडेट नहीं हैं जो बीजेपी के नैया को पार लगा पाएंगे। वो ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, थोड़ा सा जो अपर हैंड कह लें उसको, थोड़ा सा वो हमारे इस टाइम तो कांग्रेस पार्टी से जो बिलोंग करती है ना सही और साथ लगता हुआ जो हिसार है, वैसे ये मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं किस तरह की हमारी सोच हो गई है। वहाँ पर ब्रिजेंद्र जी हैं जो पिछली बार जिस पार्टी से थे वो पार्टी छोड़ के भाग गई, उन्होंने तंवर ने पूरा चक्कर काट लिया, वहीं उसी के अगेंस्ट आप खड़े हुए जहाँ से चले थे। उधर से कुलदीप जी जिनको वहाँ का धुरंधर मानते हैं, उनके पास टिकट ही नहीं है। तो ये कांग्रेस यहाँ पर इस हिसार लोकसभा के क्षेत्र में सर क्या किया है बीजेपी ने कि एक ऐसे वृद्ध आदमी को टिकट थमा दी जो कभी डायनेमिक लीडर तो रहे ही नहीं, वो इंसान बहुत अच्छे हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी मंत्री बहुत अच्छे इंसान हैं, और शायद उन पर करप्शन का भी कोई दाग नहीं लगता। अभी तक कोई ऐसा बड़ा कभी कोई पॉइंट सामने नहीं आया है, पहले भी जब देवलाल जी थे, लेकिन वो डायनेमिक लीडर कभी नहीं रहे। वो एक जो है ना ढीले ढाले से सुस्त से जो है ना दूसरी प्रकार की है। मैं किसी पत्रकार की वो सुन रहा था, वो कह रहा था कि विदिन 30 मिनट्स जैसे ही भाजपा ज्वाइन की तो टिकट मिल गया, और लोग 20-20 साल 25-25 साल से दूसरी तरफ कहते हैं केडर बेस्ड पार्टी है, तो वो केडर वाले बेचारे बैठे बैठे रो रहे हैं टिकट ये ले आए। बिल्कुल बीजेपी ऐसा कांग्रेस में तो बहुत बार होता रहा। बीजेपी ने इस सीट पर भी अपना जो दाव खेला है, ये इस तरह का दाव 2019 में तो कामयाब हो सकता था, और इसी बात को रिजल्ट के बाद ये कहते देखो बहुत बढ़िया कैंडिडेट दिया ना, लेकिन इस स्ट्रगल के दौर में वहाँ पर जो जेपी है वो तेज तर्रार कैंडिडेट है। जेपी का मुकाबला वहाँ कर सकते थे जी, या तो अभिमन्यु कर सकते थे या कुलदीप बिश्नोई कर सकते थे। हाँ, कुलदीप बिश्नोई तो खानदानी हिसाब किताब उससे है, और ये कैप्टन साहब ने गिनाने के लिए बहुत सारे गुण हैं, काम भी इन्होंने करवा रखे हैं बहुत सारे। वो जरूर मुकाबला अच्छा कर सकते थे इसके मुकाबले, लेकिन रणजीत सिंह उनसे अब थोड़े से ढीले नजर आते हैं, और सामने वो तेज तर्रार पॉलिटिशियन है। पर वो उसमें भी काफी सारे एलिगेशन है उनके ऊपर भी, मैंने सुना है सर, उसमें कोई शक नहीं। एलिगेशन तो इस तरह का भी लगाते हैं लोग कि हमारे व्हीकल तो चलवाए थे, बाद में फुल पेमेंट नहीं दिया, पार्सल पेमेंट जो छोटी छोटी, लेकिन वो कहते हैं भी मेरे सामने ले आओ किसी को, वो अपना तर्क देते हैं, कुछ लोग अपनी बातें कहते हैं, तो है सच्चाइयाँ भी हैं। लेकिन इसमें भी जो उसको जेपी को जो प्लस पॉइंट वहाँ एरिया से मिलेगा ना, वो एंटी इनकमेंसी वाला फैक्टर तो देखो धीरे धीरे काम करता ही रहेगा साथ में। वो तो है, फिर मंत्री रहे हैं सरकार में ये, अब उसके मंत्री रहे हैं तो उससे भी सवाल जनता अलग से पूछेगी कि आपने जी हमारी किन समस्याओं का समाधान। हाँ, जैसे ट्यूबवेल के कनेक्शन है, मैंने बहुत बार इस तरह के डिस्कशन सुने कि इतने महीनों से इतने सालों से पेंडिंग है, सिक्योरिटी जमा करा रखी है। अब रणजीत सिंह वैसे तो फिगर हजारों में बताते हैं, इतने हजार कनेक्शन दे देंगे, फिर दे देंगे तो वो लाइन तो आपकी खड़ी नहीं हुई जिनको मिल चुका है, दे देंगे तो अब भी कह देंगे कि देखो जो 10 साल तक सत्ता में रहा है वो आश्वासन दे, ये बात जमती नहीं है। कांग्रेस वाला आके कोई कुछ भी कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो लोग शायद विश्वास कर लें, तो जिनकी सरकार है उनका ये तो हमेशा होता है सर। जैसे अब मोदी जी बोल रहे हैं आज के दिन कि हम कठोर नियम बनाएंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो अब ये बात यदि राहुल गांधी कहता है तो उसकी सुनी जाएगी ना। भाई 10 साल तक किसी ने रोका, आपने 10 साल ये लीक करवाए हैं या होने दिए हैं या आप रोक नहीं पाए हैं, वो बात तो राहुल उठाएगा क्योंकि वो है मुख्य विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी थी आपकी सारी, तो सिर्फ ये कह देना हम ये कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, वो नई पार्टी की सुनी जाती है, जो राज सत्ता में उसकी सुनी जाती है आपने क्या किया, आप क्या करेंगे तो विपक्ष की बात सुनते हैं, आपने क्या किया ये पक्ष की बात सुनते हैं। जस्टिफाइड भी है, 10 साल तक जो आपने नहीं किया क्यों नहीं किया, उसी का जवाब नहीं बनता हमारे से। बिल्कुल। तो अब किसी ऐसी सीट का जिक्र करो जिसमें आप बीजेपी का ये बताओ कि हाँ वहाँ पर अच्छी पोजीशन है। अब बीजेपी का अपर हैंड है, जैसे गुड़गांव है, उसमें राज बब्बर जी हैं, वो बाहर कांग्रेस के हैं, हमारे हरियाणा से राजनेता है, तो राजनेता भी हैं और अभिनेता हैं, मुख्य रूप से तो अभिनेता है, लेकिन बाद में वो कांग्रेस के इलेक्शन लड़ते रहे हैं। राज्यसभा में क्या अभी तो राज्यसभा में नहीं है, लेकिन लोकसभा का वो गुड़गांव से टिकट उनको दिया गया है, और वो
वैसे फाइट तो दे रहे हैं उनको, लेकिन इसमें जैसा दिखाई दे रहा है कि भाई वो जातीय समीकरण का भी रोल है। राव जातीय इंद्रजीत सिंह समीकरण मंत्री के भी कारण भी तो राव इंद्रजीत थोड़े से उनसे हावी पड़ रहे हैं। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा 25 तारीख को। एक फैक्टर ये उनका वीक है कि वो हरियाणा से बाहर के हैं। हाँ। और एक वीक ये भी पॉइंट है कि अहिर जो बेल्ट है उसका वो एक सत्तर नेता है राव इंद्रजीत, तो उसको वो कभी कमजोर नहीं होने देना चाहते। नेचुरल है, अपनी कास्ट का भी वो पूरा जोर लगाएंगे। ये देखना है कि फिर दूसरा जो मेवात का एरिया है उसमें भी 3-4 सीट हैं, गुड़गांव भी बहुत बड़ा शहर है, तो ये सारे मिलकर क्या कर पाते हैं वो देखना है। मतलब कांग्रेस के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई कैंडिडेट ही बहुत बढ़िया हो, कैंडिडेट के दम पर वहाँ सीट निकलनी जैसे होती है ना, जैसे थोड़ा सा कंपैरिजन सिरसा में था तो कैंडिडेट का ही फर्क पड़ता है, यहाँ कैंडिडेट का ऐसा। फिर मंत्री भी केंद्र सरकार में मंत्री रहना मायने रखता है। उन्होंने लोगों के काम भी ज्यादा नहीं तो कुछ तो किए ही होंगे, तो अपर हैंड वहाँ पर हम कैसे। राव इंद्रजीत पर डायरेक्ट भी कोई लांछन नहीं है। मेरे ख्याल से सीएम के दावेदारी पे भी सीएम के दावेदार हमेशा रहते हैं जी। और वहाँ जब जातीय समीकरण आता है तो सबसे बड़ी नेता 10 सीटों में यदि हम बात करें आज के दौर में तो सबसे ऊपर जो बीजेपी की सीट है वो गुड़गांव है। व्हाट अबाउट फरीदाबाद? और फरीदाबाद में क्या है सर, वो जो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं वो पिछले 2 बार के लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन 2 बार लड़ा, 2 बार जीत गया। पिछली बार तो वो 6 लाख के आसपास मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ही। हाँ, वही बात उसके लिए कि जितनी वोट उसने चाही थी उनसे भी ज्यादा मिली उसको, उनको तो पूरा ही वो करना चाहिए। और यदि कोई आकलन ये करता है कि अभी लोकसभा में 6 लाख के आसपास जीते हुआ आदमी अब कैसे हार जाएगा, तो उसके हालात ये हैं हारने के या कम वोट आने के कि 10 की 10 सीटों में जितने भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं कोई 5 साल का है और कुछ 10 साल के भी हैं, तो ये उनमें से जो 10 साल से है और 10 साल देखने के बाद भी अपने इलाके में लोकसभा क्षेत्र में वो कोई ऐसा काम नहीं गिनवा पा रहे कि भी मैंने ये बड़ा काम किया। 10 साल में जैसे कोई बड़ी संस्था, कोई बड़ी इंडस्ट्री ले आए हों या बड़ी इंडस्ट्री ले आए हों या बच्चों के लिए कोई रोजगार का कोई साधन बनाया हो या उसने इवन फरीदाबाद शहर को ही चमका दिया हो या उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी उपलब्धि गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। गिनाने के लिए उनके पास भी फिर लास्ट में उसी एंगल पर जाते हैं जी मोदी जी ने देश के लिए किया, तो मोदी जी ने किया तो आपने क्या किया? मोदी जी ने तो सबके लिए किया है और किया है, तो वो एंटी इनकमेंसी फैक्टर सबसे ज्यादा जो हावी है वो आपके फरीदाबाद में है। और पिछली बार की कंपैरिजन हर इलेक्शन में अलग होती है, मैंने पहले बताया कई बार राष्ट्रवाद से वोट मिली अगली बार खत्म हो जाती है। तो ये 19 का इलेक्शन से यदि कोई इस वेट में हो, इस इंतजार में हो कि भी अब की बार भी वैसा ही करिश्मा हो जाएगा, तो अब की बार करिश्मा नहीं होने जा रहा। उनके सामने जो महेंद्र प्रताप जी हैं वो तो बड़े बुजुर्ग बताए हैं, तो बुजुर्ग उन्होंने तो शायद ये अनाउंस भी कर दिया था कि मैं राजनीति अब सक्रिय नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उनको टिकट देने का ये भी तो फायदे में आएगा। तो यदि उस कैंडिडेट वाइज कंपैरिजन करें तो वो तो एंटी इनकमेंसी फैक्टर का शिकार हैं और वो इतने डायनेमिक नहीं है जैसे कांग्रेस का। इसका फायदा बीजेपी ये बीजेपी इसीलिए वहाँ फाइट में है। यदि कैंडिडेट और ज़्यादा डायनेमिक सा होता ना वहाँ पर और खासकर युवा, तो वो वहाँ पर ज़्यादा जो सक्रियता से भाग लेते। फिर कहते साहब आप शायद ये कह देते कि जी 2 बार का एमपी है फिर भी टिकट नहीं दी। बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ। बीजेपी ने तो अपना वो दाव ठीक खेल लिया कि 2 बार का जीता हुआ है, तीसरी बार भी हम इसी को मौका। मार्जिन भी कितना बड़ा था, घट भी जाएगा तो भी जीत जाएगा। जो सोनीपत में मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया था ना, वो यहाँ बीजेपी के लिए पॉजिटिव है फरीदाबाद में। हाँ, वो जीतने के लिए तो पॉजिटिव ही चाहिए, चाहे वो भाजपा है चाहे बीजेपी। लेकिन वो जो सारे देश में या अपने हरियाणा में सारे में जो एंटी इनकमेंसी फैक्टर है वो 5 वाला कई बार कुछ नहीं होता, 10 साल का सबसे बड़ा फैक्टर। देखो असर तो आता है, लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। चलो फिर अब हम भिवानी के बारे में बात करते हैं। राव दान सिंह भिवानी का जो क्षेत्र है सर वो 2 भागों में बटा हुआ लोकसभा वाला। एक तो अहिर बेल्ट पुराना अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाली 4-5 सीट और 4 सीट आपकी इसमें विधानसभा की महलगढ़ डिस्ट्रिक्ट।
और बहुत इलेक्शन ऐसे ही हुए हैं जब से ये नया स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है अपना परिसीमन दोबारा से 9 का इलेक्शन, 14 का, 19 का, कि कैंडिडेट दोनों ही भिवाड़ी से दे दिए जाते हैं और ये वेट करते थे। अब की बार ऐसा बैलेंस बन के आया है कि कांग्रेस ने तो महेंद्रगढ़ से टिकट दे दी रावदान सिंह को और बीजेपी ने अपने उसी उम्मीदवार को जो पिछले 2 बार का जीता हुआ है उनका, और वो भी इसी एंगल से दिया है कि 2 बार जीते तो शायद तीसरी बार भी जीत जाएंगे धर्मवीर जी। लेकिन धर्मवीर जी की मैं एक खास बात बताऊं, वो पिछले लोकसभा से पहले भी ये डिक्लेयर कर चुके थे जनसभा में कि भाई मैं पार्लियामेंट इलेक्शन फाइट नहीं करूंगा। तो उसने कुछ अपनी कमियां देखी होंगी राज सत्ता में या खुद की या लोगों के विचार सुने होंगे, लेकिन जैसे ही बालाकोट हमला हुआ, ये पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत हुई लोगों में, तो उसको भी बहुत ज्यादा वोट मिली और श्रुति को दोबारा उसने हरा दिया। लेकिन अब जो इलेक्शन आ गया सर, वहाँ एक तरह से वो जो थॉट्स थे ना रीजन वाइज या कास्ट वाइज, वो सारे मिश्रित हो गए हैं कि जो एक वर्ग पहले कांग्रेस को वोट देता था उसकी कास्ट का कैंडिडेट अब नहीं है, और जो वर्ग दूसरा बीजेपी को वोट देता था उसकी कास्ट का अब वहां वोट कैंडिडेट नहीं है। तो एक तरह से मिश्रित कर दिया गया दोनों पार्टियों ने। तो बीजेपी को किसान कम पसंद करते हैं, वहां उन्होंने धर्मवीर को टिकट दे दी। जो बीजेपी को पसंद करने वाले ज्यादा थे, उधर उन्होंने कांग्रेस ने सीट दे दी। तो वहाँ एक नया मिश्रण शुरू हो गया और वहाँ पर आकलन दोनों में से यही होगा कि भी धर्मवीर इज द बेटर कैंडिडेट और रावदान सिंह आज के दिन उससे कुछ ऊपर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेता को हराया पिछली बार, जबकि उनकी सरकार आने की संभावना बता रहे थे लोग, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उनको जब हरा सकता आदमी, इसका मतलब उसकी अपने एरिया में भी पकड़ है और वो वैसे भी लीडर बहुत तेज तर्रार है जी। उसकी कोई स्पीच सुने तो इम्प्रेसिव स्पीच देता है। इसके साथ साथ ये फर्क भी पड़ेगा जो बंसीलाल के परिवार से ये फैक्टर काम करेगा कि किरण चौधरी कितने मन से उनको वोट देगा, क्योंकि किरण चौधरी की जो मदद है वो रावदान सिंह ने कितनी की थी श्रुति की, वो वाइस वर्सा भी है कि भी वो बदला उतारेंगे, किस तरह का उतारेंगे। कांग्रेस का ये फर्ज तो है इनका आपस में एक दूसरे और आज के इस दौर में सर ये कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है जितनी 1914 में थी। अब खड़गे जी और राहुल गांधी जी एक तरह से हाई कमान का रूप धारण करने लगे हैं। जो पहले कभी हाई कमान होता था ना कांग्रेस में, तो वो हाई कमान अभी वापस अपनी पोजीशन गेन कर रही है। और इन्होंने सुना है कि भी फोन किए हैं रूठे हुए कांग्रेस के नेताओं को कि या तो आप स्ट्रीमलाइन में आ जाएं इस इलेक्शन में, अन्यथा आप बाहर का रास्ता देखेंगे। तो किरण यदि तोशाम से नहीं जिता पाई तो किरण को एमएलए की सीट का खतरा हो जाएगा, टिकट कौन देगा? मैं शुरू में जो कह रहा था वो यही था कि भाई हाईकमांड ये भी देखेगी कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों में हम चित हो गए, किसने काम किया। हाँ, किसने काम किया चित हो गए। वो ये कहे कि एमएलए में मैं जीत के आऊंगी और एमपी में मैं हरा के लाऊंगी, तो ये बातें दोनों में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी की भी हो, ये पार्टी धर्मवीर के लिए भी यही बात है कि वो आप अपने इलाके में कितना जितवाओगे और उस पार्टी का और जो एमएलए हो कितना जितवाएंगे, तो उसी अनुसार के साथ भी यही है, रावदान सिंह के साथ भी पार्टी ने काम तो करना पड़ेगा। हाँ, बिना उसके तो फिर आगे के तो भविष्य खराब है। नाउ कम्स टू खट्टर साहब। अब हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से फाइट कर रहे हैं। उनके सामने कोई दिव्यांशु बहुत ही मोदी राजा है, 30-31 साल उसकी उम्र है, डायनेमिक लड़का है और उम्र कम है, तजुर्बा कम है। वो तजुर्बे में सबसे ऊपर है, वो तजुर्बे में सबसे कम है। यहाँ एक अजीब तरह की फाइट हो जाते हैं कि पड़ोस के दे दी सीट ये वो। और कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर जी को तो वॉकआउट दे दिया। वॉकआउट कैसे दे दिया? यदि कोई सीएम को ही वॉकआउट देगा, इसका मतलब अगला सीएम फिर वही हो जाएगा या उसके कहने वाला मानने वाला हो जाएगा। ये तो लोगों की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं सर। असलियत बात क्या है, हम 10 साल मनोहर लाल खट्टर जी का राज देख पाए हैं। वहाँ तो भाटिया जी थे, कोई संजय भाटिया। हाँ जी। और मोदी सरकार सेंटर में 10 साल से, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी। यदि ये
बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे थे, तो सीएम यही रह जाते। इनको सीएम बदला है और वो भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ाने के लिए। क्या इसका मतलब सीएम को हटाने के मजबूरी क्यों आई आपके पास? लोकसभा में तो और भी कोई खड़ा हो जाता। उधर तो आपका इंडिकेशन ये हो रहा है कि इन्होंने आपके अनुसार काम नहीं किया, ये जनता की अपेक्षा को खड़े नहीं उतरे होंगे, तभी तो सीएम बदल दिया। और फिर आप कह रहे हैं अब आ जाइए आप लोकसभा इलेक्शन जीतिए। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ये बातें चलती हैं सर कि हमारे करनाल के लिए या हमारे हरियाणा की जनता के लिए इन्होंने कोई खास काम नहीं किया, तो फिर एज ए सीएम नहीं कर पाए तो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे? पर एक बात हो कर्दन साहब, ये बातें हम कह तो देते हैं, लेकिन भाजपा की जो अगर 2-3 आप उपलब्धि गिनवाओ तो मुझे जो लगता है वो ये कि जो ट्रांसपेरेंट इनकी जो ट्रांसफर की जो पॉलिसी थी ऑनलाइन, जिसमें बहुत सारे शिक्षक खुश हुए थे, 90% एडजस्ट हो गए थे, पहले वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक बहुत बड़ा कदम था। वो प्लस पॉइंट जरूर है सर, उसको बहुत अच्छी बात स्वीकार करते हैं सभी कि भाई यदि आपने ट्रांसफर की पॉलिसी बना दी और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें यदि कोई लूप होल नहीं छोड़े हैं तो वो तारीफ काबिल है। और लोग किसी के पीछे पीछे घूम के पैसों से ट्रांसफर करवाया करते हैं, तो वो बातें तो ठीक हुई हैं, इसमें तो कोई दूसरा जो भाजपा सरकार की अगर हम उपलब्धि के तौर पर देखें तो जो ये जो पर्ची खर्ची का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी काफ़ी जिक्र करते रहते हैं कि हमने मेरिट पर वो दी हैं। हालांकि सरकारी नौकरियां बहुत कम मिली हैं, लेकिन मिली हैं उनमें खासतौर पर ग्रुप डी वगैरह ये नीचे की जो हैं इनमें मेरिट से दी हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक उपलब्धि है, शायद पहले ऐसा नहीं होता था या इनका करने का तरीका बहुत अच्छा था। ये 2 चीज़ें तो मुझे साफ साफ दिखाई देती है कि इनमें वो ठीक है, मोदी सरकार ने जो किया सो किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी ये अच्छा किया। और करने को तो ये डिजिटलाइजेशन ये भी तरीका तो सही था, लेकिन एक किसान को आप SMS भिजवा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्टर करवा रहे हैं, अरे बेचारा जो अनपढ़ है, रोटी का चक्कर पड़ा हुआ, वो कहाँ से ऑनलाइन करेगा? सिस्टम बढ़िया हो सकता था, लेकिन वो गलत तरीके से लागू हो गया और इसलिए हमारी जनता जो त्राही मचा रही है कि फलाना कार्ड नहीं बन रहा है, उसको अपडेट कराओ, उसको SMS आओ, इसकी पर्ची कटाओ। तो उपलब्धियाँ तो थी। ये देखो सर, सरकार की ये बात बहुत हद तक ठीक है कि हमने ग्रुप डी में जो अपॉइंटमेंट दी है ना, इसमें आम घरों के बच्चे लगे, खूब लगे, लेकिन वो किस लेवल के बच्चे आपने PN की नौकरी दी है? वो PhD होल्डर भी हैं, वो मास्टर डिग्री किए हुए हैं, इंग्लिश MA, मैथ MSc, फिजिक्स MSc, M.Com किए हुए, जिन्होंने मतलब क्लास 1 ऑफिसर बना था उसको ग्रुप डी 2 साल भी रख दोगे तो वो कितना हताश हो जाएगा। एक तो ये ड्रॉबैक है इसमें। दूसरा ये है कि जैसे HPSC है, वो जो नागर जी थे वो खुद ही पकड़े गए उसमें घपला करते हुए, और उसमें सबसे बड़ा लूप और ये है सर कि भाई जैसे HCS बनाने हैं, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम लिया है, उसमें सभी सब्जेक्ट के प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग नंबर वो क्वेश्चन डाले जाते हैं। जैसे आप यदि एक साल मान लिया हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन डाल दोगे, किसी एक साल आप बॉटनी के 20 क्वेश्चन डाल दोगे 5 की 10 की बजाय, तो इसका मतलब आपने किसी को बताया है क्या ये, या फिर एग्जामिनर ने कैसे कर दिया ये कि एक सब्जेक्ट को आपने डबल वेटेज दे दी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर? इसका मतलब ये निकलता है वहाँ बच्चों में भेदभाव हो गया कि मैथ की MSc करने वाला डाउन रह गया, हिस्ट्री के MA करने वाला आगे निकल गया, तो ऐसा क्यों होने दिया? और वो तो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं हमारे। तो ये बातें भी उजागर हुई हैं इनकी। पिछले पेपर का जो 25% रिपीट कर देना, क्या मजबूरी थी जो रिपीट की? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमेशा अब एक तरफ तो कहने के लिए सही बात है, कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए ना कि मजबूरी क्या थी? क्या मजबूरी थी कि वो पेपर आप नए क्वेश्चन क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? फ्रेश भी तो डाल सकते हैं, घुमा के पूछ सकते हैं, उसी टॉपिक का दूसरा पक्ष पूछ सकते हैं, करने को सारी चीज हो सकती है। इसलिए 5 साल से सर यूनिवर्सिटीज में, एडेड कॉलेजेस में और अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट खाली पड़ी हैं उनको इन्होंने भरने का कोई काम नहीं किया है। वो तो कॉलेज में क्यों, सर जगह खाली पड़ी है। वो इसलिए जो ये बच्चे हताश हो रहे हैं ना, ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चे जो जिन्होंने 25 साल तक केवल पढ़ाई करी है, वो बच्चे चाहे किसी वर्ग के भी हैं, वो सारे हताश हैं आज के दिन। और बेचारे 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार
15-15 हाँ हजार शोषण हो रहा है बेचारों को इधर से उधर। या क्लास डी की नौकरी वो कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा? जो नहीं, बच्चा वो तो फ्रस्ट्रेशन है। एक फिजिक्स एमएससी करके नेट कर रहा है यार, और उसको वो आप लड़का चपरासी लगा आप डी ग्रुप में लगा दोगे। डी करने से भी काम नहीं चलता कल्याण साहब, मैं तो साफ कहता हूँ चपरासी और बेलदार ग्रुप डी को रेस्पेक्टेबल थोड़ी हो जाएंगे, क्या मिलेगा उनको? उनका काम देखो। कौशल निगम बना रखा है, उसमें मतलब रोजी रोटी ही मतलब पेट ही तो भरा जा रहा है, नौकरी थोड़ा ना है वो, तो ये तो होना चाहिए उनका। जो उसके लायक बच्चे हैं 12th पास अच्छे बच्चे हैं, उनका टेस्ट लेके उनको भर्ती करो और उनका टेस्ट लेके उनको उनके योग्य नौकरी दें, तब तो प्लस पॉइंट हो। तो अब हमारे पास बच गया जी कुरुक्षेत्र, जहाँ पर 2 कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा। हाँ सचिन अम्बाड़ा भी बचता है। अम्बाड़े में क्या स्थिति देखते हैं आप? अम्बाड़े में क्लोज फाइट है जी दोनों की, उसमें किसी का एक का परिणाम नहीं दिखाई देता। वो जो भी बेटर परफॉर्म करेंगे 25 तारीख को वही जीत जाएगा। और कुरुक्षेत्र में ऐसा है सर, 2014 में मोदी जी ने जिस शख्स के ऊपर आरोप लगाया था फोन घोटाला का, सबसे बड़ा आरोपी नवीन जिंदल, और उसके सारे से वोट भी काफी मिली बीजेपी पार्टी को, जीत की तरफ भी अग्रसर हुए, जीतते भी 10 साल राज में चलाया। अब 10 साल के बाद किसी कोर्ट ने उनको ये नहीं कहा कि वे आप बरी हो गए, ना उनकी गहनता से कोई इंक्वायरी हुई ज्यादा, और जनता के सामने आप ये पेश कर दिया कि आप हमारा कैंडिडेट ये है, तो जनता क्या सोचेगी? ये कैंडिडेट तो वही है जिसके बदले आपने वोट ली थी। 10 साल पहले जो आप ऐसे कर रहे थे राज, अब ये कह रहे हैं कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े घराने से हैं, तो लोकसभा का इलेक्शन कभी भी पैसे के दम पर नहीं जीता जा सकता। 15 लाख जहाँ वोटर हैं, आप किसको क्या करोगे? तो वहाँ पर ये जो आप पार्टी का जो भी कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट वो भी डायनेमिक नहीं है, ना उसके किए हुए काम ऐसे हैं, लेकिन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो एक तो देखा वाला है जिसके ऊपर करप्शन के दाग भी लगे हुए हैं, और दूसरा बिल्कुल फ्रेश है पॉलिटिक्स में, और इस बात का फायदा उठा सकता है। तो इस बात का फायदा है। और आप पार्टी की जो ये दिल्ली सरकार से कुछ जो उसका प्रोजेक्शन बाहर आता है कि दिल्ली में हॉस्पिटल और स्कूल में जो बेटरमेंट किया है, ऐसा ही उसका उनको फायदा हो सकता है। थोड़ा सा अपर हैंड आपको लगता है विद द कांग्रेस, यदि वो कांग्रेस सपोर्ट उतना नहीं करेगी तो फिर वहाँ की बात नहीं बनेगी। एक दो बात मैं आपसे और साफ साफ पूछना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब प्रधानमंत्री को लोग चोर कह देते हैं सीधा ही, या उसके नकल बना के वीडियो छोटे बना के, और उसका इतना मजाक, मतलब उस प्रधानमंत्री के पद को इतना नीचे, मतलब उसकी गरिमा को बिल्कुल जमीन पर लगा दिया गया है। ठीक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का भी एक तरीका होना चाहिए। चाहे वो विपक्ष वाला कोई कहता है, मैं तो विपक्ष को के साथ साथ पक्ष को भी कहूँगा, वो भी इसी तरह से, मतलब प्रधानमंत्री होते हुए आप ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, भैंसों की बात करते हैं, ये कहाँ आ गए हम? मुझे तो याद है जब हम 8वीं-10वीं में थे तो दिन में समाचार आता था कि आज भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। क्या सन्नाटा होता था, क्या गजब की बातें, और किस तरह की राष्ट्रपति एक लहर भेजते थे। और अब पता नहीं क्या चुटकुले चल रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री कोई ऐसे थोड़ा ना, चलो पब्लिक को मान लें हम बेकार है, विपक्ष भी बेकार है, पर प्रधानमंत्री को तो बड़ी गरिमा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, ये जो पद है हमारे राष्ट्र का गौरव, प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर तो हमने सब में गौर करना चाहिए, और उसकी हर बात बिल्कुल पत्थर की लकीर होनी चाहिए कि भी ऐसे बोले हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में ये देखने में भी आया है सर कि जैसे बगैर किसी प्रूफ के ये कह देना कि प्रधानमंत्री चोर है, तो ये भी गलत है विपक्ष का। और प्रधानमंत्री ने खुद जो बातें जिस ढंग से करी हैं, कई बार तो तथ्य कुछ होता है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री लेवल के आदमी ने इतनी छोटी छोटी बातें नहीं बोलनी चाहिए, कभी कुछ भी बोल देते हैं कई बार, तो जो बिल्कुल तथ्य से बिल्कुल हटकर होती है। अब कभी कह देते हैं कि मुस्लिम को कांग्रेस सपोर्ट करेगी, फिर अगले दिन कह देते हैं हमें हिंदू मुस्लिम तो कभी करना ही नहीं, यदि मैं हिंदू मुस्लिम करते हुआ तो वो मेरा आखिरी दिन होगा जीवन का। एक अजीब बात आपने देखी होगी, पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, ए पार्टी बी का मैनिफेस्टो बताने लग रही है, बी पार्टी ए का बताने लग रही है। भाई अपनी बताओ, आप दूसरे के मैनिफेस्टो में तो जैसे कांग्रेस ने
मैनिफेस्टो जारी किया, मोदी जी ने 4 दिन उसी पर लगा दिए। कितनी गलत बात है ये। और मुस्लिम लीग ऐसी कांग्रेस करती है, ऐसी कांग्रेस करती है, हम बात करते निकाल हैं, निकाल के बात बोलती है। केवल अपनी करें, हम ये करें। हाँ, अपना विजन बताएं, और अगर हम नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके, क्योंकि सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस के पीछे 70 साल 65 साल जितने साल भी नौकरी सत्ता में रहे, उनको भी ये बताना चाहिए कि हमारे से गलतियां हुई और अब हम इनको सुधार के ऐसे कर देंगे। अब राहुल गांधी ने 1-2 बार ये स्वीकार किया है पब्लिकली कि ये हमारे से गलती हुई हुई है, थी, जिसको हम अब सुधारेंगे। तो मोदी जी तो मुंह में से कुछ भी निकालते हैं, उसके बाद गलती स्वीकार करते हैं। अच्छा, कई बार बड़ा अजीब सा होता है, मैंने आज तक देखो 60 साल तो हो ही गए हमें, 60 से फगे हो गए, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। देश का कोई चपरासी है, अगर वो कोई गलती कर देता है, स्कूल में कोई हेरा फेरी कर देता है, उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है, उसको जवाब देना होता है सरकार को कि मेरे से ये हो गया। इसी को तो जवाब दे बोलते हैं। आप अरे सामने आए, देश के सामने आए, आप बताइए सारी चीजें। देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में आपसे सवाल पूछेंगे, चाहिए उनके निदान आपने कैसे किए हैं, कैसे करने जा रहे हो, बताओ। आपने जितना किया उतना बता दो, कम बता दो, किसी की मदद लेके बता दो। आपके पास इतना सारा काम जाम है, चीफ सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सारा पार्टी है सारी। तो और एक लास्ट बात मैं आपसे कहवाना चाहता हूँ कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे केंद्र सरकार, चलो भाई कोई बात नहीं, केंद्र सरकार ना कहो तो भाजपा सरकार कह दो। आप व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसकी सरकार, ये कभी होते ही नहीं डेमोक्रेसी। हमने नहीं सुना कभी भी मोरारजी देसाई सरकार या अटल सरकार या कोई इंदिरा सरकार या ये कहना गलत है। हमारा पार्टी कहती है जैसे आपकी सरकार आ जाए, मान लो कहते राहुल की सरकार आ गई, नहीं है राहुल की सरकार, बहुत गलत है ये। हमारी सरकार है, लोगों की या पार्टी का नाम लेकर भारत देश की सरकार कहें, केंद्र सरकार होती है। और फिर कमाल की बात क्या है, ये सारा राजनेताओं का कसूर नहीं है, ये हम जनता का भी कसूर है। हम इस तरह की चीजों को जितना ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो लोग उसी तरह की बोलने लगते हैं। और अपने संविधान में लिखा हुआ है सर, आप जाति का नाम लेके, धर्म का नाम लेके वोट नहीं मांग सकते, इसलिए धर्म का नाम लेते हैं। वैसे भी गलत बात है यार, फिर एक नहीं लेता, सारे लेते हैं, वो सब अपने अपने फायदे के लिए चुटकुले सुनाते हैं। ये लोकसभा का इलेक्शन सर, कई इलेक्शन ऐसे हुए हैं जो एक एक शब्द से चले हैं। एक बार एक इलेक्शन गरीबी हटाओ के नाम से इंदिरा गांधी ने जीता था, एक बार इलेक्शन जीतने की कोशिश करी थी इंडिया इज साइनिंग करके अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो धराशायी हुआ था। अब ये आने वाले इलेक्शन में 2 मुख्य शब्द चल रहे हैं। मोदी जी का चल रहा है मोदी की गारंटी, और राहुल की पार्टी की चल रही है संविधान को खतरा। तो दोनों बातों में जो कंपैरिजन है, वो मोदी जी की गारंटियां तो 2014 में जो गारंटी ली थी वो भी पूरी नहीं हुई, तो अब भी डाउट हो रहा है। और उधर संविधान की जो बात करते हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भी इस पर खतरा तो हम नहीं आने देंगे, और संविधान पर तो कोई टेढ़ी नजर करेगा तो उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य 2 शब्द इस इलेक्शन में चल रहे हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि हर वोटर को डराने का प्रयास हर पार्टी करती है, चाहे धर्म के नाम पे डराए, चाहे संविधान के नाम पे डराए। अपनी सुविधा के अनुसार संविधान का नाम ले रहे हैं, वो डराए, और वो मोदी की गारंटी अपनी सुविधा के अनुसार वो डरा के और आप सत्ता पर आ बैठो, जबकि देश का कल्याण इससे नहीं होगा। देश का कल्याण होगा देश का मूलभूत सुविधाओं से। हाँ, असली देश की समस्या है सर, परंपरागत कार्यों से देश की जनता का काम नहीं चलता। तो सब कोई ना कोई दूसरा काम करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, उसके मौके पूरे ना मिलेंगे बच्चों को, तो फिर देश तरक्की करने से थोड़ा सा वंचित रह जाएगा, या उस स्पीड वो नहीं पकड़ पाएगा जो चाहिए। ये काम खा के विश्व गुरु फलान गुरु, मुझे गुरु कभी होता है नहीं, आज तक कोई मापदंड है नहीं विश्व गुरु होने का। नहीं हुआ तो हम कहाँ से हो जाएंगे, पहले भी कोई नहीं हुआ। अरे अगर इतनी बेरोजगारी रही, इतनी भूखमरी रही, तो फिर हम हो भी गए विश्व गुरु, तो क्या हो जाएगा उससे। हमारे लिए तो रोजी रोटी का सवाल है, और जब तक आम जनता का पेट नहीं भरेगा। भूखमरी में तो पहले से ज्यादा भूखमरी के मापदंड में आ रहे आते से, और 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हमने 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर भी कर दिए। आपको नहीं लगता कि इतना वैर भाव पिछले इलेक्शन में कभी नहीं रहा दोनों विरोधियों में जितना अब है? नहीं रहा। और ये जनता तो एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखती है, और बाद में नेता सारे वो उसके खरीद लेता है, वो उसके खरीद लेता है। और एक दिन को महाभ्रष्टाचारी है, अगले दिन वो किसी एक पार्टी में जाकर जो दूध का दुलाव हो जाता है, उसी के लिए पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले फिर उसी के लिए वोट मांगने लग जाते हैं। ये काम पहले कांग्रेस में होता था, आजकल तो हम ऐसा वही कि भाई चलो, आपने हमें इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की, और मैं दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगर भाई हम तो टीचर हैं, भाषण देने की आदत है और शिक्षा से जुड़े रहे हैं, तो जो तर्क की बात है उसी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसी पे ज़्यादा हम
कोशिश भी करते हैं कि भाई वो पूर्ण रूप से खरी उतरे। उसके बावजूद भी कोई इस तरह की बात हमसे कही गई हो तो हम कोई वो नेता नहीं है जो बाद में ये कहते फिरेंगे कि हम मरोड़ तरोड़ के कर दिया। हम कोई मरोड़ तरोड़ नहीं है, साफ सुथरी बात है, जो हमें अच्छा लगता है वो। वोट तो सब अपने सोच समझ के देते नहीं, हैं, हम भी ये वोट जरूर में है है, कि हमारा अधिकार है। मैक्सिमम लोग वोट डालते हैं तो अच्छा रहता है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप अपना वोट जरूर डाल के आएँ। देश के भविष्य का सवाल है, हमारे लोकतंत्र को मजबूती करने का सवाल है। हमारे पूर्वज कहा करते बड़ी वोटों में कोई बात नहीं, छोटी ध्यान से डालो। नहीं, आज समय ऐसा है कि बड़ी भी हमें ध्यान से डालनी है और कल को छोटी आएगी विधानसभा की, वो भी हम ध्यान से डालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।